हम कर रहे थे उत्पादन फलन के बारे में। उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कम से कम एक साधन स्थिर रहता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसे उत्पादन की रिक्वायरमेंट हो, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। उन्हें कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। फिर है हमारे पास ये नियम अल्पकाल में लागू होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन का, इसे हम साधन के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। और जो दीर्घकाल में नियम लागू होता है उसे हम पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में एक साधन स्थिर रहता है और एक साधन परिवर्तनशील होता है। उत्पादन के नियम से आप क्या समझते हो? अल्पकाल में उत्पादन करने के लिए एक साधन स्थिर होता है, एक साधन परिवर्तनशील होता है। इनकी इकाइयों को लगाने के फलस्वरूप जो उत्पादन में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम साधन के प्रतिफल के नियम। तो सबसे पहला प्रतिफल का नियम होता है, उसे कहते हैं बढ़ते प्रतिफल का। फिर आता है समान स्थिर प्रतिफल का। फिर आता है घटते प्रतिफल का नियम। जो समान प्रतिफल बढ़ते प्रतिफल का नियम है उसे हम बढ़ते प्रतिफल के नियम को बढ़ती लागत का नियम भी कहते हैं, और स्थिर प्रतिफल के नियम को हम समान लागत का नियम भी कहते हैं, और घटते वाले को बढ़ती लागत का नियम। जो अगला प्रश्न हमारा बनता है वो है साधन के घटते प्रतिफल का नियम क्या है और उसके पीछे लागू होने के क्या कारण हैं। तो साधन के घटते प्रतिफल के नियम में एक साधन स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे लगाया जाएगा तो उत्पादन में जो नियम लागू होगा सबसे पहले उसे उत्पादन में जो नियम लागू होता है, प्रतिफल का मतलब है लाभ, लागत का मतलब है खर्चा। तो खर्चा कम होगा, खर्चा अधिक होगा और लाभ कम मिलेगा तो उसे कहते हैं घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल की कुछ मान्यताएं होती है, जैसे एक साधन स्थिर रहेगा, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसे अल्पकाल में लागू किया जाता है। अल्पकाल में लागू होता है, सीमांत उत्पादन घटता जाता है और इसका उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है। तो उत्पादन इस तरह से डायग्राम होगा हमारा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो घटते प्रतिफल नियम के लागू होने के कारण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास नियम के लागू होने के कारण, क्योंकि इसमें एक साधन स्थिर रहता है तो ये नियम लागू होता है। और अनुपात कैसा है इनका आपस में, एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अगर ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाएंगी तो उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा तो उसे कहेंगे हम घटते प्रतिफल का नियम। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, एक फोटोस्टेट मशीन है हमारे पास। यदि हम फोटोस्टेट मशीन का ज़्यादा मज़दूर लगाते हैं तो पहले अनुपात कम होता है, फिर अनुपात सही रहने लगता है, और अब हम ज़्यादा इकाइयाँ यदि हम इनकी लगाएंगे तो उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा लाभ कम मिलेगा और खर्चा ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिसके कारण वो इस कारण होगा क्योंकि तालमेल उनका आपस में बिगड़ जाएगा। जितनी ज़रूरत मशीन को है, मशीन पर हमने ज़्यादा इकाइयाँ मज़दूरों की लगा दी तो उत्पादन में परिवर्तन तो नहीं होगा लेकिन खर्चों में वृद्धि होगी। अपूर्ण स्थानापन्न, अब मशीन का हमारे पास कोई ऐसा स्थानापन्न नहीं है कि हम उसके जगह कोई और मशीन का इस्तेमाल कर पाएँ। अब है हमारे पास साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या है। साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम, सबसे पहले जो नियम लागू होता है उसे कहते हैं साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम। इसमें एक स्थिर साधन के साथ यदि परिवर्तनशील साधन की ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। इसकी कुछ मान्यताएँ वही मान्यताएँ रहेंगी कि एक साधन स्थिर है, कुछ साधन परिवर्तनशील है, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं आता और ये अल्पकाल में लागू होता है। अब इस नियम में क्या होता है कि एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाएंगी तो उत्पादन बढ़ती दर पे बढ़ता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ रहा है। इसके नियम के लागू होने के क्या कारण हैं कि भाई इनका आपस में तालमेल बहुत उचित रहता है, स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग होने लगता है। मशीन को जितनी ज़रूरत थी, एक फोटोस्टेट मशीन को जितने मज़दूरों की ज़रूरत थी, हमने केवल उतने ही मज़दूर लगाए, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। तालमेल कैसा रहा? उचित तालमेल रहा, जिसके कारण उत्पादन में
वृद्धि हुई। और कार्यकुशलता में वृद्धि, मशीन की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। मशीन जितना काम अच्छे ढंग से कर सकती थी, हमने उतने मजदूर लगाए, जिसके कारण उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि। फिर समान प्रतिफल का नियम क्या है? समान प्रतिफल का नियम मतलब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाएगी तो उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे समान प्रतिफल का नियम कहते हैं। अब साधन के समान प्रतिफल के नियम के लागू होने का क्या कारण है? साधनों का पूर्ण उपयोग, साधनों का जब पूर्ण उपयोग होने लगता है तो समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले बढ़ते प्रतिफल का, फिर समान प्रतिफल का, फिर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। जब मशीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम मज़दूरों को लगाते जाएंगे तो एक समय आएगा जब अनुपात मशीनों का और स्थिर साधन मतलब मशीन और मज़दूरों का अनुपात बराबर रहेगा। तो इस केस में समान प्रतिफल का नियम लागू होगा जब अनुपात उनका बिल्कुल सही रहता है। अब तालमेल उचित होने के कारण समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। और पूर्ण उपयोग, जब साधन का, मशीन का, फोटोस्टेट मशीन का मान लो सही उपयोग होने लगता है तो उस केस में पूर्ण उपयोग होने पर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। अब घटते बढ़ते अनुपात का नियम क्या था? वही चीज़ है, लेकिन इसे अलग अलग पूरा हम इसको इकट्ठा एक साथ अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जब एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे हम घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहते हैं। नाम चेंज है बस, बाकी वही चीज़ है। सबसे पहले होता है हमारे पास जिसके हम बढ़ते प्रतिफल का नियम बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं, फिर समान प्रतिफल का, और फिर घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसा हमने किया कि इसमें एक साधन स्थिर रहता है, कुछ परिवर्तनशील रहते हैं। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं आता, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। और स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक इकाई आपस में समान है। जैसे मान लो मज़दूर, जो भी हम श्रमिक मज़दूर के लिए काम के लिए लगा रहे हैं फोटोस्टेट मशीन पर, हम ये मानते हैं कि पहला श्रमिक और दूसरा श्रमिक दोनों अच्छे ढंग से काम करते हैं और उनके कामों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर काम करने में निपुण, हर इकाई मतलब बराबर काम करती है, ये मानकर चला जाता है। इसके बाद आता है हमारी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले उत्पादन घटती दर पे बढ़ता है, फिर बढ़ती दर पर बढ़ता है और फिर घटती दर पर बढ़ने लगता है। पहले घटती बढ़ती दर पर बढ़ता हुआ, फिर स्थिर दर से बढ़ता है और फिर घटती दर से बढ़ता है, जैसा ये चित्र में दिखाया गया है। चित्र कम होने के कारण ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, ये डायग्राम ऊपर की ओर होगा। जैसे बढ़ रहा है तो ये बोलते हैं बढ़ती दर पे बढ़ता है, फिर यहाँ पे ये स्थिर हो जाता है और फिर ये घटने लगता है। सीमांत उत्पादन के में क्या होता है? सीमांत उत्पादन में ये बढ़ता है, दोनों औसत उत्पादन भी बढ़ते हैं, लेकिन सीमांत उत्पादन घटकर ऋणात्मक होता है, जबकि औसत उत्पादन का घटना जारी ही रहता है। तो ये कुल उत्पादन के बारे में बताया गया, कुल उत्पादन किस तरह से बढ़ता है। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की चर्चाएं की गई है कि पहली अवस्था में उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, फिर बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटते अनुपात का नियम लागू होता है। सबसे पहले क्या नियम होता है? बढ़ते का, फिर समान का, फिर घटते का लागू होता है। करेंगे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या। बढ़ते प्रतिफल का नियम मतलब जब हम उत्पादन के सभी साधनों की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन में परिवर्तन होने के कारण, मान लो हमारे पास दो साधन है, एक है श्रम और दूसरा है पूंजी, दोनों परिवर्तनशील साधन है, मशीनें हैं। एक फोटोस्टेट मशीन है, मान लो दूसरा हमारे पास श्रमिक है, तो फोटोस्टेट की मशीन भी अब बढ़ाएंगे और मजदूर भी बढ़ाएंगे हम, तो उसके कारण जो उत्पादन में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम बढ़ते प्रतिफल। मतलब हमने एक मशीन लगाई, जब हमने 40 मशीनें लगाई, तो जब हमने 10 मशीन और मज़दूर 10 लगा दिए तो उत्पादन 40 हो गया। अब क्या किया हमने 20 बढ़ा दिए और उत्पादन कितना हो गया? 80 हो गया। दोबारा से देखेंगे हम इसे। जब हमने क्या किया, जब हमने श्रमिक की 10 इकाइयाँ लगाई तो उत्पादन कितना हुआ? 40 हुआ। अब 20 कर दी तो उत्पादन कितना हुआ? 80 हुआ। तो मतलब उत्पादन श्रमिकों की इकाइयों को लगाने से ज़्यादा बढ़ा है। हम इसके कारणों के बारे में डिस्कस करते हैं, ये किस कारणों से हुआ है। तो सबसे पहला आता है आंतरिक बचतें। आंतरिक बचतें मतलब फर्म को कई प्रकार की बचतें प्राप्त होती है, जिन्हें आंतरिक बचतें कहते हैं। तो आंतरिक बचतें बढ़ने के कारण लागत कम हो जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं और लाभ बढ़ जाता है, जिसके कारण बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। जो दूसरा कारण है वो है
बाहरी बचतें। बाहरी बचतों के कारण भी फर्मों को कई लाभ प्राप्त होते हैं और जो खर्चों को कम करती हैं और लाभ को बढ़ाती है, जिस कारण बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। फिर आता है हमारे पास पैमाने के समान प्रतिफल का नियम क्या है और उसके लागू होने के कारण। जैसे हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम उत्पादन में जो समान रूप में परिवर्तन आता है। जैसे श्रम और मजदूर की हम इकाइयों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन आता है, तो उसे कहते हैं समान प्रतिफल का नियम। जैसे यदि मैंने श्रमिक की 10 इकाइयाँ लगाई तो उत्पादन में भी 10 वृद्धि, यदि हमने 20% इकाइयाँ बढ़ा दी तो उत्पादन में भी 20% की वृद्धि, तो इसे कहेंगे हम समान प्रतिफल का नियम। इसके लागू होने का कारण क्या है, जब हमारे पास फर्मों को जो पहले हमें बचतें प्राप्त थी, आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें, तो इस स्थिति में हमें फर्मों को कई प्रकार की हानियाँ भी प्राप्त होती हैं। जो हानियाँ और बचतें बराबर हो जाती हैं, जिसके कारण ये नियम लागू होता है। अब करते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम क्या। पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम कब लागू होता है, जब जिस अनुपात में हम श्रम और पूंजी की इकाइयाँ लगाते हैं उत्पादन में उससे कम प्रतिशत वृद्धि होती है। जैसे यदि हमने श्रम की 10 इकाइयाँ थी तो उत्पादन में 10 की वृद्धि, यदि हमने श्रमिक की इकाइयाँ बढ़ाकर 20 कर दी लेकिन उत्पादन कितना हुआ, 5% की वृद्धि हुई। अब हम मजदूरों को लगाने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती, जिस कारण ये नियम लागू होता है। इस नियम के लागू होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे इस स्थिति में जो हानियाँ होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो आंतरिक हानियाँ हो चाहे वो बाहरी हानियाँ हो। फर्मों को कई प्रकार की हानियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके कारण ये बढ़ जाता है। हानियों में बचतों और हानियों में अगर अंतर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हानियाँ ज़्यादा होने के कारण घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इस स्थिति में हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लाभ कम हो जाता, तो ये नियम लागू होता है। इसके बाद प्रश्न बनता है हमारे पास अगला कि आंतरिक बचतें कौन कौन सी होती है हमारे पास। आंतरिक बचतें वो बचतें होती हैं जो फर्मों को अपनी कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जैसे तकनीकी बचतें, नई तकनीक या आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करने से खर्चे कम हो जाते हैं और लाभ बढ़ जाता है। और श्रम संबंधी बचतें, यदि श्रमिकों के कामों को आपस में बांट दिया जाएगा तो उनकी कामों में इतनी गुणवत्ता आ जाती है जिससे वो काम आसानी से कर सकते हैं और खर्चा कम होता है, तो इसे कहते हैं हम श्रम विभाजन। उसके बाद आते हैं क्रय विक्रय संबंधी बचतें। बड़ा सामान ज़्यादा खरीदने पर होलसेल रेट में मिलने के कारण वो सस्ता मिलता है, जिसके कारण हमारे खर्चे और कम हो जाते हैं, लागतें कम होने लगती है और लाभ बढ़ सकता है। अब आती है प्रबंधकीय बचतें। अच्छा मैनेजर होने के कारण वो हमारी बचतों को बढ़ाता है और खर्चों को कम करता है। कुशल देखभाल करने से उत्पादन बढ़ता है। वित्तीय बचतें मतलब बड़ा अमाउंट में हमें लोन मिलने के कारण वो ब्याज की दर उसमें कम लगती है, जिसके कारण हमारे खर्चे कम हो जाती। बड़ी फर्मों संबंधी बचतें, जब बड़ी फर्में अपना विस्तार करती हैं तो आसपास छोटी छोटी फर्मों को भी मजदूर, श्रमिक और कच्चा माल आसानी से मिलने लगता है। अब आता है पैमाने की बाहरी बचतें। बाहरी बचतें कौन सी बचतें होती हैं, जब कोई अन्य फर्म अपना विस्तार करती है उसके कारण सभी को मिलता है उनका लाभ, तो उसे कहते हैं हम बाहरी बचतें। जब कोई फर्म अपना विस्तार करती है, बढ़ाती है अपना बिजनेस को, उसके कारण सभी फर्मों को जो लाभ मिलता है उसे कहते हैं हम बाहरी बचतें। तो ये केंद्रीकरण की बचतें, जब फर्म अपना काम एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड कर देती है, एक ही जगह पर काम करती है, तो वहाँ पर कई प्रकार के अच्छे मजदूर, श्रमिक मिलने शुरू हो जाते हैं और कच्चा माल भी आसानी से मिलने लगता है। और उन मालों में आपस में कंपटीशन होने के कारण सब चाहते हैं कि मेरा माल एक दूसरी कंपनी, सभी कंपनियां मेरा माल खरीदे, तो वो उनकी कीमतों में भी कमी करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के केंद्रीकरण की बचतें प्राप्त होती हैं। फिर आता है हमारे पास सूचना संबंधी बचतें। बहुत सारी फर्में एक जगह पर स्थापित होने के कारण उन्हें कई प्रकार की बचतें प्राप्त होती, जैसे क्रय विक्रय, कई सामान खरीदना है, बेचना है, कहाँ बेचना है, तो उस तरह से विज्ञापन संबंधी बचतें प्राप्त होती है। तो ये बचतें प्राप्त होने के कारण फर्मों को कम खर्च करना पड़ता है। विज्ञापन संबंधी बचतें प्राप्त होने के कारण फर्में एक ही स्थान पर कई तरह से विज्ञापन को प्रस्तुत कर सकती है और अपनी माल की बिक्री को बढ़ा सकती है और खर्चों को कम कर सकती है। तो ये थी हमारा चैप्टर, ये हो गया क्लोज।